अभी हम आपको सीधे लिए चल रहे हैं कानपुर, जहां पर योगी आदित्यनाथ सीएम पीसी कर रहे हैं। एक होमगार्ड का जवान है, ये घायल हुए हैं। घटना अत्यंत दुखद है। रात्रि में घटना घटित होने के तत्काल बाद से ही वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। अनेक टीमें गठित की गई हैं। पुलिस मुठभेड़ में 2 अपराधी मारे गए हैं। हमारे पुलिस जवानों से जो असले छीन करके वे भागे थे, उनमें से कुछ असले बरामद भी हुए हैं। शेष पर अभी कार्रवाई प्रचलित है। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के अपने जवानों की शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। अपने उन बहादुर जवानों जिन्होंने दिन रात में कोई अंतर महसूस न करते हुए, जहां कहीं भी शासन ने उन्हें कोई जिम्मेदारी दी, आपदा हो, कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति को बनाए रखने का हो, या आम नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने की जवाबदेही का हो, स्वयं के सुख चैन को तिलांजलि देते हुए स्वयं की परवाह किए बगैर जिस तत्परता और जिस मजबूती के साथ हमारे जवानों ने लगातार कार्य किया है, दिन भर की अपनी ड्यूटी के बाद भी माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों के खिलाफ जो अभियान वर्तमान में चल रहा है, उस अभियान के क्रम में ये टीम दबिश देने के लिए गई थी और उस दौरान ये घटना घटित हुई है। मैं अपने इन बहादुर जवानों को उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए उनकी शहादत को कोटि कोटि नमन करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने हर नागरिक की सुरक्षा के साथ साथ हर शासकीय व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी हर कर्मी और उसके परिवार उनके सुख दुख में सदैव खड़ा होने के लिए पूरी प्रतिबद्ध है। जिन लोगों ने भी ये घटना अंजाम दी है, इस दुस्साहसिक घटना के लिए जिम्मेदार जो भी पाया जाएगा,
कानूनन वह व्यक्ति इस घटना की सजा भी भुगतेगा। और मैं इस बात के लिए विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जवानों का ये बलिदान किसी भी स्थिति में व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं भी शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात के साथ ही अपने उन बहादुर जवानों को श्रद्धा सुमन करने का अवसर मुझे और मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को और अन्य सहयोगी मंत्रियों को, जनप्रतिनिधियों को प्राप्त हुआ है। मैंने परिजनों को भी इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि हम लोग इस दुख की घड़ी में उनके साथ में हैं। जवानों ने जिस मजबूती के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, उसके लिए उनके कर्तव्यों के प्रति हम सब की विनम्र श्रद्धांजलि है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने इन सभी शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को, यद्यपि शहादत की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उन परिवार वालों के साथ में पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। उन सभी परिवार के सदस्यों में प्रत्येक पीड़ित परिवार, जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में लेने के साथ ही असाधारण पेंशन भी उन सभी परिवार वालों को सरकार उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही आर्थिक सहायता के रूप में भी 1 करोड़ रुपए प्रत्येक शहीद के परिवार को अतिरिक्त सरकार की ओर से उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। मैं फिर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जिन भी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, कानून के दायरे में लाकर उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1 करोड़ रुपए प्रत्येक शहीद परिवार को असाधारण पेंशन और शासकीय सेवा में लेने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है। सरकार की एक सहारा, हालांकि उन्होंने कहा है शहादत की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जिस तरह 3:30 बजे कानपुर पहुंचे, पुलिस लाइन पहुंचे और उसके बाद रीजेंसी अस्पताल और अब मीडिया से मुखातिब होते हुए कानपुर की जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, सभी के परिवार को शासकीय सेवा में लेने के लिए प्रतिबद्धता सरकार की। उत्तर प्रदेश की सियासत का माहौल गर्म है, क्योंकि अब सवाल पुलिस प्रशासन को लेकर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब विपक्ष फिर से कहेगा कि योगी राज में राज्य की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। क्योंकि कानपुर के
एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस पर सेंध लगाकर बैठे बदमाशों ने जोरदार हमला किया। नतीजा ये निकला कि बदमाश पुलिस पर भारी पड़ गए। इस हमले में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इस पूरे मामले में पुलिस की प्लानिंग लीक होने और खुफिया तंत्र के कमजोर होने की आशंका को बल मिला है। चारों तरफ सन्नाटा था, तब दबे पांव हुई दबिश। घेरा डालने वालों पर जब डाल दिया जाल, बदल गया पल में हाथ। जहां प्रशासन से बेखौफ बदमाश। जी हां, हाल कुछ ऐसा ही है शहर कानपुर का, जहां बदमाश बेखौफ, वो भी इतने कि न सरकार का डर है न पुलिस प्रशासन का। क्योंकि हाल ही में जो खूनी वारदात कानपुर के चौबेपुर थाना इलाके की, जहां पुलिस बीकरू गांव में दबिश देकर कुख्यात हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई थी, वहां पुलिस पर ही बदमाशों ने जाल डाल दिया, और वो भी जानलेवा। जिसके बाद अब सरकार के साथ साथ पुलिस पर भी सवाल खड़े हो गए कि शुक्रवार की सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई, जिसने सबको हैरान कर दिया। कानपुर में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल। जी हां, कानपुर में गुरुवार शाम से जारी बदमाशों के साथ एनकाउंटर में यूपी पुलिस के 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इसके अलावा कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए। बताया जाता है कि कानपुर में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम को बदमाशों ने चारों तरफ से घेर लिया। उन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें एक क्षेत्राधिकारी यानी डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि अन्य 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। यह मामला कानपुर देहात के शिवली थाना इलाके के बीकरू गांव का है, जहां पुलिस की टीम हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई थी। कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल ने हुई 8 पुलिसकर्मियों की हत्या पर कहा कि मुठभेड़ के बाद तलाशी अभियान के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और कुछ अपराधी मारे गए। उनके पास से हमें वो हथियार मिले हैं जिनका इस्तेमाल पुलिसकर्मियों पर फायरिंग में किया गया था, और अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए सर्च अभियान जारी है। कानपुर में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल। सावधान, पुलिस की सुरक्षा खतरे में है। क्या बदमाशों को थी दबिश की खबर? कानपुर में बदमाशों की थी पुलिस मूवमेंट को जानकारी। कहां और क्यों गायब हो गए पुलिस वालों के हथियार? योगी राज में बेखौफ हैं बदमाश। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि कानून व्यवस्था का जिम्मा खुद सीएम के पास है। इतनी भयावह घटना के बाद उन्हें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कोई भी ढिलाई नहीं देनी चाहिए। कांग्रेस से पहले समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर निशाना साधा था, तो वहीं राहुल गांधी ने भी शुक्रवार सुबह ट्वीट कर लिखा कि यूपी में गुंडाराज का एक और प्रमाण, जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे होगी। मेरी शोक संवेदनाएं मारे गए वीर शहीदों के परिजनों के साथ है, और मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बता दें कि योगी राज में पुलिस पर हुए हमलों में ये अब तक की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। बता दें कि 2017 में योगी सरकार बनने के बाद से ही प्रदेश में एनकाउंटर की संख्या बढ़ गई थी और बदमाशों को सीधे चेतावनी दी गई थी। इस दौरान कई घटनाएं ऐसी भी हुई जहां पुलिस पर हमला किया गया या फिर भीड़ ने पुलिस को घेर लिया। विकास के खिलाफ 60 से ज्यादा केस। साल 2000 में विकास दुबे पर कानपुर के शिवली थाना क्षेत्र स्थित ताराचंद इंटर कॉलेज में सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या का आरोप लगा था। इसके अलावा साल 2000 में उस पर कानपुर के शिवली थाना क्षेत्र में रामबाबू यादव की हत्या मामले में जेल के भीतर रहकर साजिश रचने का आरोप भी लगा था। क्या हुआ था गुरुवार की रात?
बता दें कि उत्तर प्रदेश में गुरुवार देर रात सबसे बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने वाला विकास दुबे हिस्ट्री शीटर है और उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। राहुल तिवारी के नाम के एक शख्स ने विकास दुबे पर हत्या का केस दर्ज कराया था, जिसके बाद कल रात पुलिस की टीम विकास दुबे को गांव उसे पकड़ने के लिए पहुंची। 25,000 का इनामी विकास दुबे पूर्व प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष भी रह चुका है। गौरतलब है कि इस घटना के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी डीजीपी से बात की और बदमाशों को तुरंत सख्त एक्शन लेकर उन्हें गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने भी यूपी सरकार पर अब निशाना साधना शुरू कर दिया है कि सूबे की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस के हाथों से ये अपराधी कितनी दूर हैं और पुलिस गिरफ्त में कब तक आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं पुनीत मोहन लखनऊ से। पुनीत मोहन, ताजा जानकारी क्या है? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से गुरुवार की रात को विकास दुबे नामक अपराधी ने अपने साथियों के साथ मिलकर के एक सीओ रैंक के अधिकारी और इंस्पेक्टर सहित लगभग 8 लोगों को शहीद हुए हैं इस मुठभेड़ में और लगभग 20 पुलिसकर्मी घायल हुए। ताजा जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस समय वहां हॉस्पिटल पहुंचे और जो घायल हैं उनको देखा। उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर पुलिस का मनोबल बढ़ाया और साफ तौर पर एक बात क्लियर करी कि योगी सरकार ने वादा किया था कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करी जाएगी और सीधे तौर पर किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके का कांड विकास दुबे ने किया है, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कॉम्बिंग बहुत तेज कर दी गई है और जल्द ही या तो विकास दुबे पुलिस हिरासत में होगा या तो कहीं ना कहीं मुठभेड़ में उसका एनकाउंटर होगा, क्योंकि जिस तरीके का दृश्य नजर आ रहा है वो वहां पर हमला करने के बाद सीधे तौर पर भाग गया और कहीं ना कहीं पुलिस के इस्तकबाल को चैलेंज किया है और सीधे तौर पर पुलिस लगातार उसे ढूंढ रही है। आसपास के जो क्षेत्र हैं उनके बॉर्डर सील कर दिए गए। लखनऊ का नवाबगंज का जो टोल प्लाजा है वहां पर भारी चेकिंग लगाई गई है। हर एक वाहन को रुकवा करके चेक किया जा रहा है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि शायद वो औरैया है और उन्नाव के आसपास के जंगलों में शरण लिए हुए हैं और टुकड़ों में बट गए हैं। काफी लोग क्योंकि बताए जा रहे थे, लेकिन सभी को तलाशा जा रहा है। 2 लोगों का एनकाउंटर भी हो चुका है। लगातार पुलिस कहीं ना कहीं कॉम्बिंग कर रही है और उनको पकड़ने का प्रयास कर रही है। जी पुनीत, तमाम जो खबरें सीएम योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो खबरें आती थी कि हिस्ट्री सीटर सब्जी बेचने लग गए, हिस्ट्री सीटर सुधर गए, तमाम तरह अपराधी अब कहते हैं मुख्य धारा की ओर लौट रहा है, ये सब खबरें तो अब निर्मूल साबित हुई। वो कोई 2-4 दिन में बना अपराधी नहीं है, वो तो बहुत लंबे समय से गैंगस्टर था और जिस तरह उसकी कहीं उसको संरक्षण प्राप्त था इसीलिए वो सब ये कर रहा था। और किसी गैंगस्टर की इतनी हिम्मत कि उसके घर पे पुलिस वाला आए और वो उसको मार के उसके हथियार छीन ले, तो ये तो निश्चित रूप से कहीं उसके हौसले बुलंद थे। पुनीत मोहन, तमाम ये जो जानकारी है, जो एक अपराधी के घर एक पुलिस वाला पहुंचता है, उसकी गिरफ्तारी के लिए धारा 307 में केस की जांच को लेकर दबिश देने पहुंचता है और वो उस अधिकारी से बदसलूकी करता है। गैंगस्टर हथियार छीन लेता है और गैंगस्टर हथियार छीन लेता है। फिर लोकसभा चुनाव जब जी लोकसभा चुनाव जब थे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने और बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने एक भाषण दिया था कि उत्तर प्रदेश से या तो अपराधी भाग जाएं या तो उनकी जगह जेल में है। और ये दावा किया था कि ज्यादातर अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं या तो जेल में हैं और या तो सुधर गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा विकास दुबे का मामला नजर आ रहा है, 60 मुकदमे उसके ऊपर थे, जिसमें से 52 आपराधिक मुकदमे थे, हत्या के प्रयास जैसे मुकदमे थे। 2001 में उसने भाजपा के ही एक राज्य मंत्री की थाने के अंदर हत्या कर दी थी। उसके बाद लगातार उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। सरकारें बदलती रही, लेकिन जिस तरीके से वो दल बदलू नेता टाइप का था और जो सरकार आती थी लेकिन कहीं उसके हौसले कम नहीं हुए, उसके हौसले लगातार बढ़ते रहे। पुनीत जी, तरीके से कहीं ना कहीं जो राजनीतिक संरक्षण के मामले में अगर हम बात करें तो 10 से 15 गांवों में जो उसका दबदबा है उसको लेकर के कहीं ना कहीं नेता भी उसके संपर्क में रहते थे।
इसके दबदबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मनचाहा प्रधान वो अपने गांव में चुनवाता था, जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, जिला पंचायत सदस्य रहा, वाइफ को भी लड़वाया, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर दबदबा कायम कर रखा था विकास दुबे ने। और कानपुर से लेकर गोरखपुर तक व्यवसायियों से वसूली करना, अपहरण करना उसका पेशा था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सीधे तौर पर जिसके ऊपर 52 मुकदमे दर्ज हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जब एक एप्लीकेशन पर पुलिस जाती है दबिश देने, तो उसकी इतनी हिम्मत बढ़ जाती है कि जेसीबी लगा करके वो रास्ता रोकता है, उसके बाद पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग करता है। आधुनिक हथियारों से फायरिंग हुई है। कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी बदमाशों ने अपनी जगह बना ली है। कोई ना कोई मुखबरी जरूर थी, क्योंकि उसको पता था कि पुलिसकर्मी आने वाले हैं, इतनी संख्या में है। इसी के बाद जेसीबी लगा करके रास्ता रोका गया और फायरिंग करी गई। फायरिंग करने का जो चैलेंज सीधे तौर पर पुलिस को दिया गया है, विकास दुबे कहीं ना कहीं पुलिस को सीधे तौर पर चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि काफी समय बाद ऐसी दुस्साहस घटना हुई है कि किसी पुलिसकर्मी पे, एसपी रैंक के कर्मी पे हमला हुआ है। एक इंस्पेक्टर और एसपी रैंक के कर्मी सहित 8 लोग शहीद हुए, 20 जवान घायल हुए। सीधे तौर पर विकास दुबे के मामले में प्रशासन की भी लापरवाही है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम था कि उसके ऊपर इतने मुकदमे दर्ज है, तो ज्यादा से ज्यादा फोर्स के साथ में जाना चाहिए था। और कहीं ना कहीं इस बात की पुख्ता जानकारी कहीं ना कहीं हो सकती है कि कोई ना कोई उसको लिंक जरूर मिला था कि पुलिसकर्मी आ रहे हैं। रात के 1 बजे की यह बात थी, और बिल्कुल बताया जाता है कि यह बात कहीं लीक नहीं हुई थी, क्योंकि एक टीम बनाई गई थी, केवल टीम मेंबर्स को ही मालूम थी। लेकिन विकास दुबे को उसकी जानकारी कैसे हुई, ये सोचनीय विषय है। और सीधे तौर पर पुलिस का कहना है कि हाल फिलहाल विकास दुबे का पकड़ा जाना सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बाद तमाम पहलुओं पर भी जांच करी जाएगी। जी लेकिन पुनीत, अब एक जो प्रश्नवाचक खड़ा हो गया है, लाल घेरे में कहीं एक सवाल आ गया है कि उत्तर प्रदेश जो कहीं अपराध से मुक्त हो गया है, अपराध कहीं उस जो दूर जा रहा था उत्तर प्रदेश से, ये सारी बातें अब धराशायी हो गई हैं। इस समय जो कानपुर की घटना हुई है, रात को 1:30 बजे जिस तरह बेखौफ एक आतंकी की तरह वो हमला करता है, एक नृशंस एक हत्याकांड रचता है, पुलिस के जवान मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। ये जो बात है, कहीं एक अब पुलिस का कोई एक्शन प्लान ऐसा होना चाहिए कि सारी लिस्ट तैयार की जाए, कौन कौन इस कैडर का अपराधी है, कौन कौन इस इतने हाई लेवल का अधिकारी है, जिसको धरपकड़ की जाए या जिसको कहीं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक विकास दुबे नहीं है उत्तर प्रदेश में, ऐसे गली गली में 50 विकास दुबे हैं। तो अब पुलिस का क्या एक्शन प्लान होगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस चैलेंज कर रही थी कि उनके पास स्ट्रीट सीटर्स की एक लिस्ट है और लगातार उन पर कार्रवाई करी जा रही। लोकसभा चुनाव में भी कार्रवाई करी गई, हालांकि हर चुनाव में स्ट्रीट सीटर जेल भेज दिए जाते हैं, यह आम बात है। लेकिन पुलिस का कहना था कि जो भी अपराधी हैं उनका एक खाका तैयार किया गया। लेकिन जिस तरीके से विकास दुबे की बात खुल करके सामने आ रही, चौंकाने वाला ये कहीं ना कहीं वाकया है, क्योंकि 8 पुलिस कर्मियों पर गोली चलाने की हिम्मत विकास दुबे ने करी। बचपन से उसका गैंगस्टर बनने का सपना था, और 2001 से जब उसने राज्य मंत्री के थाने में घुसकर हत्या करी थी, उसके बाद उसका नाम चर्चित हुआ था। लेकिन सीधे तौर पर लगातार वो कांड पे कांड करता रहा, और सबूतों और गवाहों के अभाव में कहीं ना कहीं कोर्ट से उसको बेल होती गई। कैसी ये लिस्ट थी, आज ये सवालिया निशान खड़ा हो रहा है पुलिस के ऊपर, क्योंकि सीधे तौर पर कहा गया था कि जो भी कुख्यात अपराधी हैं वो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण इसमें नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, चाहे पुलिस का कोई भी कर्मी हो, चाहे वो छोटा कर्मी हो या बड़ा कर्मी हो, कहीं ना कहीं उसे इनपुट जरूर मिला था कि उसके धरपकड़ होने वाली, उसके खिलाफ थाने में एप्लीकेशन दी गई थी। देखिए, सीधी सी बात है कि विकास दुबे के खिलाफ जल्दी कोई हिम्मत नहीं कर पाता था। उसने अपने सगे चाचा के लड़के की भी हत्या करी थी, और उसकी वाइफ ने सीधे तौर पर FIR दर्ज कराई थी। कई मुकदमे उसके ऊपर दर्ज थे, दबदबा बना करके वो रखता था। और कहीं ना कहीं अब जिस तरीके का ये कांड हुआ है, एक सवालिया निशान पुलिस प्रशासन के ऊपर और स्थानीय प्रशासन के ऊपर भी लग रहा है। जी यही पुनीत, एक बात यही रात 1:30 बजे से और अब तक यही एक बात पूरे वातावरण में गूंज रही है कि कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश बिल्कुल अपराध से मुक्त होता जा रहा है। और जब विकास दुबे जैसी घटनाएं हो जाती हैं, जब इतनी बड़ी पुलिस की शहादत हो जाती है, तब कहीं लगता है कि जो माहौल दिखाया जा रहा है वैसा माहौल नहीं है, माहौल कुछ और है। और माहौल दरअसल ये है कि एक कोई अपराधी इतना बेखौफ है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसके पास कोई ऐसा दबंग कोई लिंक होगा कि जिसके दम पर उसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी, पुलिस का असला छीन लिया। जो वहाँ पर महेश यादव जो CO SO गए थे, उनसे कहीं बदसलूकी की उसने। वो लौटते हैं, देवेंद्र कुमार मिश्र को बताते हैं कि इस तरह असला छीन लिया, इस तरह बदसलूकी हुई है। तब 3 थानों की पुलिस लेके CO देवेंद्र कुमार मिश्र पहुँचते हैं, और उसके बाद गांव की लाइट काट दी जाती है, रास्ते में JCB खड़ी कर दी जाती है। इतने बुलंद हौसले, निश्चित रूप से आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं राजनीतिक एक पूरी उसके पास एक फेहरिस्त थी कि ये मुझे बचा लेंगे ये लोग?
वहां पर महेश जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप कह रहे हैं वो बात एकदम सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त था और सीधे तौर पर उसे कहीं ना कहीं पुलिस के अंदर उसके भी मुखबिर सेट थे, क्योंकि उसको मालूम था कि इतने थानों की फोर्स आ रही है। हालांकि प्रशासन की गलती सीधे तौर पर यह है कि जब उन्हें मालूम था कि 52 से ज्यादा मुकदमे इसके ऊपर दर्ज है और पुलिस के साथ बदसलूकी करी है, तो कहीं ना कहीं फोर्स जो बल था, पुलिस बल था, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में होना चाहिए था। लेकिन फौरी तौर पर सीओ जो थे उन्होंने जो एक्शन लिया वो सही कदम उठाया और सीधे तौर पर वो कानून की रक्षा करने के लिए, कानून व्यवस्था बरकरार करने के लिए विकास दुबे को पकड़ने पहुंचे थे। आपसे चर्चा जारी रखूंगा। हमारे साथ जुड़ गए इस समय ओम प्रकाश सिंह, सपा के नेता। ओम प्रकाश सिंह, आपका एएनबी न्यूज पर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मित्र, शुक्रिया। ओम प्रकाश सिंह, कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश अपराध से मुक्त हो गया है, अपराधी सब्जी बेचने लग गए हैं, अपराधी कहीं ऐसा अपनी रोजगार मजदूरी करने लग गए हैं। लेकिन इस तरह विकास दुबे जैसा जब एक मामला सामने आता है, 8 पुलिसकर्मियों की शहादत हो जाती है, उसको एक एक पल की जानकारी थी कि पुलिस कब आ रही है, कैसे आ रही है, कहां से आ रही है, कैसे लगता है? देखिए, कागज पर जितना कार्यक्रम है और जितनी विकास है और जितना कानून और व्यवस्था है, सब कागज पर है। या तो मुंह में है योगी जी या मोदी जी का, या तो कागज पर है, जमीन पर तो है। तो इससे बड़ा दुर्घटना कुछ हो ही नहीं सकता है। तो अपराधी को पकड़ने जब अपराधी का इतना हौसला बढ़ा हो कि साथ साथ जो डिप्टी एसपी रैंक के दरोगा SHO रैंक के लोगों को मार दे, तो आप सोच सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पर है। और ले दे के केवल ये लोग विरोधियों को, पार्टी के बड़े नेताओं को, विरोधी दल के, उनको फंसाने, उनको परेशान करने, किसी को जांच कराने के नाम पर। ये दुनिया की पहली सरकार है जो नौकरी देती नहीं है, नौकरी लेती है, खाती है। तो इस सरकार का विकास से तो कोसों दूर कोई रिश्ता नहीं है। बस ले दे के कागज पर सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो मुंह में लोगों को दिखाई दे रहा। लेकिन इस घटना से तो सारे माहौल को इस घटना ने शर्मसार कर दिया है। जिस तरह 8 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई है, जिस तरह एक ऐसी घटना हो जाती है कि कहीं अब आम जनमानस को सोचना पड़ेगा 50 बार कि अपराध आज भी उतना ही हावी है उत्तर प्रदेश में, बदला नहीं है उत्तर प्रदेश। आज की घटना उत्तर प्रदेश सरकार के चेहरे पे एक बदनुमा धब्बा है जो कभी धुला नहीं जा सकता। ये कालिक है कि ये बदमाश को पकड़ने जाए और बदमाश इतना बड़ा बदमाश हो कि डिप्टी एसपी रैंक के अफसर को मारता हो, 1 को 2 को नहीं, 8-8 हत्याएं होती हैं। और अभी तक उस बदमाश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो। तो आप सोच सकते हैं कि बदमाश का हाथ गोड़ लंबा कितना है। लेकिन अभी आप पूछिएगा जी, तो बंसल साहब हो चाहे हो या कितने दल के और बड़े नेता हो, वो इतना बोलेंगे जैसे गंगाजल की तरह साफ सुथरा है, कानून व्यवस्था है। हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कहाँ ले जाना चाहते हैं देश को और ये क्या करना चाह रहे हैं देश और समाज में। तो यही अब यही सवाल खड़ा हो गया है कि कहाँ जा रहा है उत्तर प्रदेश, कहाँ पे आप बात करते हैं कि बदलाव आ रहा है, सुधार आ रहा है, और फिर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। बलात्कार बढ़ा है, छिनैती बढ़ी है, मारपीट बढ़ा है, हत्या लूट बढ़ी है। तो ग्राफ कहाँ से कम हुआ है? खाली मोदी जी जोगी जी के मुंह में हुआ है ग्राफ, या तो कागज पर हुआ या तो फिर ये तो ओम प्रकाश सिंह, फिर ये जो आंकड़े दिखाए जा रहे थे कि ग्राफ कम हुआ है, उत्तर प्रदेश में अपराधी कम हो गए हैं, उत्तर प्रदेश छोड़ के अपराधी भाग रहे हैं, उनमें भय व्याप्त हो गया है, अपराधी सब्जी बेचने लग गया है, ये तमाम बातें निर्मूल साबित हो गई कल रात को, आज रात को। ना यही बता दें कई वो सब्जी बेच रहे हैं, उसका नाम बता देंगे। ये तो किसी को कुछ भी, आज भी भाई इनके जमाने में जेल में भी जो सुरक्षा था वो भी हत्या हो रही है। इनके जमाने में जो बदमाश के सिपाही पकड़ने दरोगा एसपी जा रहा है उसको पकड़ दिया जा रहा है। इनके जमाने में परीक्षा में नकल हो रही है और आज तक STF जो कठोर कार्रवाई पेपर आउट होने से लगाए 67,000 72,000 जो शिक्षकों की नियुक्ति है जहाँ रोजगार से जुड़ा हो, उस पर ये बताइए 3 साल से जांच और परीक्षा करा रहे हैं। तो कौन सा जांच और कौन सा परीक्षा, किसको सजा करा? तो ये तो कागज की सरकार है भाई, अली बाबा 40 चोर की।
सिमसिम दरवाजा बंद हो जाए तो बंद हो जाती है, सिमसिम दरवाजा खुल जाए तो खुल जाए। तो अब आपको क्या लगता है कि आगे जिस तरह सीएम योगी ने फ्री हैंड दिया है पुलिस को, तो इन वारदातों पर अंकुश लगेगा या आगे भी इसी तरह का माहौल जारी रहेगा? क्या अभी तक ये फ्री हैंड नहीं दिए थे? आज दिए हैं क्या? यदि हम तो नहीं जानते हैं कि फ्री हैंड आज दिए हैं, तो ये 3 साल क्या बोल रहा था, बोल संगम करा रहे थे। हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यदि आज आप कह रहे हैं कि फ्री हैंड मिला है, तो इससे पहले कौन हैंड इनका कैद था? हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आप थाना में चले जाओ, आप एसडीएम के यहाँ तहसील में चले जाइए, घूस खा रहे हैं कि इतना ईमानदार सरकार है, काम नहीं होगा तो बोल रहे कैसे होगा बाबा, तो इसको 5 गुना कर दीजिए तो काम हो जाएगा। आपके नेता अखिलेश यादव ने तमाम आरोप लगाए हैं सरकार पर। पूरी समाजवादी पार्टी लाठी डंडा खा रही है, हर जगह FIR लाज हो रहा है। हम लोग जैसे लोगों पर आज तो जहाँ शासन और सत्ता के खिलाफ लड़े हैं, हम लोग पर घटिया से घटिया FIR करते रहे हैं। आजम साहब जैसे आदमी पर 70-80 केस कर दिए जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये घंटिया गंदा और घिनौना काम हो रहा है? इनको अपराधी घूम रहा है, अपराधी अमन और चैन के साथ अपना समाज, बालू का क्या खनन रुक गया है क्या? बिल्कुल। आप पता करिए हरियाणा से कितनी शराब की गाड़ियां आ रही हैं और बिहार बॉर्डर पर पकड़ा रही हैं, बिहार यूपी में। तो हरियाणा से यहाँ तक जब आ रही है तो यहाँ से 600-400 किलोमीटर की गाड़ियां आ रही हैं और कहीं कहीं कुछ पकड़ा रही है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आ रही है हनुमान जी की तरह कूद के थोड़ी आ रही है, ये कहीं ना कहीं से सड़क मार्ग से आ रही है और कहीं ना कहीं इनके पुलिस प्रशासन शासन सब इसमें लिप्त है। पुनीत मोहन आपसे जानना चाहेंगे कि एक जो नेटवर्क है पुलिस का, राजनीति का और अपराधी का, वो भी पूरी तरह खुल गया है, आप सामने खुल के सामने आ गया है कि वो इतने सब कुछ होने के बाद भी भाग जाता है एकदम। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कहीं ना कहीं तमाम सवाल उठते थे कि जो हिस्ट्री सीटर हैं, जो अपराधी हैं, उनका कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और कहीं ना कहीं पुलिस से साठगांठ है, उनको पहले ही सूचना मिल जाती कि उनके साथ क्या होने वाला है, उनको पहले ही सूचना मिल जाती उनके खिलाफ किसने एप्लीकेशन दी है। इस घटना के बाद ये कड़ी खुल गई है और सबसे बड़ी बात देखिए, मुखबिर तंत्र जो है वो कहीं ना कहीं बहुत कमजोर हो गया है, क्योंकि सीधे तौर पर मुखबिर जो पुलिस की तीसरी आंख कहे जाते थे, अब वो नजर नहीं आते। पुलिस को हाईटेक बनाया जा रहा है, लेकिन सीधे तौर पर हाईटेक बनने के चक्कर में पुलिस की जो ये माफिया इन्हीं के साथ साठगांठ हो जाती है और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इस घटना के बाद ये कलई पूरी तरीके से खुल गई है। क्योंकि जिस तरीके से विकास को अंदाजा था और विकास को पता था कि पुलिस आने वाली है, उसके बाद उसने जेसीबी लगा करके रास्ता रोका। कोई ना कोई एक व्यक्ति जरूर था जिसने ये सूचना दी, क्योंकि सीधे तौर पर उसको यह भी मालूम था कि कितनी फोर्स आ रही है, पहले से पूरी तैयारी करके रखी गई थी, छतों से फायरिंग हो रही थी। अगर कहीं एक इनपुट उसे ना मिलता तो शायद पुलिस कामयाब होती, क्योंकि इससे पहले लखनऊ में कृष्णनगर में जब वो छिपा था तो एसटीएफ ने ही उसको गिरफ्तार किया था और सीधे तौर पर उस पर हत्या के कई मामले चल रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस की चार्जशीट होती है उसमें हिला हवाली हो जाती है, कहीं ना कहीं गवाह अपने बयानों से मुकर जाते हैं। इसका फायदा उठा करके बदमाश सीधे तौर पर जमानत लेकर बाहर आ जाते हैं और राजनीतिक इच्छा हर बदमाश की रहती है, राजनीति में एंट्री करते हैं और उसके बाद सीधे तौर पर एक साठगांठ शुरू होती है पुलिस और माफिया के बीच में। वो इस घटना के बाद खुल गई है और कहीं ना कहीं पुलिस को एक बार फिर से फिल्टर मारने की आवश्यकता है, फिर से जांच कराने की आवश्यकता है और ऐसे अधिकारियों, ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है जिनकी साठगांठ माफियाओं के साथ है और जो एक थाने में कई वर्षों से जमा है। सबसे पहले उनको वहां से स्थानांतरण करने की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी सीधे तौर पर कहीं ना कहीं साठगांठ होने की संभावनाएं ज्यादा प्रबल होती है। जी पुनीत, एक शर्मनाक चेहरा उत्तर प्रदेश की राजनीति का आज सामने आया कि जब वहाँ पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, वारदात का पता लगता है, रात को ये वारदात हुई है, 8 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई है, पीछे एक पत्थर चमक रहा है जिस पर लिखा है श्री विकास दुबे। ये राजनीति का कितना शर्मनाक चेहरा है कि एक दुर्दांत अपराधी इस तरह मुख्य धारा में आके और लोकतंत्र का सेवक बन जाता है और तमाम वोट हासिल करके वहीं उन्हीं थानों में जहां वो हिस्ट्री सीटर है, जहां वो गैंगस्टर है, जहां वो अपराधी है, वहां अपनी पूजा करवाता है, वहां अपना सम्मान करवाता है, वहां मालाएं पहनता है और ऐसे दुर्दांत अपराधी के आगे पत्थर गड़ जाता है और लिख जाता है श्री विकास दुबे। तब कैसा लगता है भारतीय राजनीति का ये चेहरा, उत्तर प्रदेश की राजनीति का ये चेहरा?
देखिए, सीधे तौर पे जो एक बात निकल करके हमेशा सामने आती है कि माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, बात किसी एक पार्टी की नहीं, बात सपा बसपा और भाजपा तीनों की है। क्योंकि सीधे तौर पर बसपा शासनकाल में भी वो एक्टिव रहा, सपा में भी एक्टिव रहा, भाजपा में भी एक्टिव रहा। जिला पंचायत सदस्य का उसने चुनाव लड़ा और आगामी जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए, जिला पंचायत चुनाव के लिए वो तैयारी भी कर रहा था। सीधे तौर पर कहा जाता है कि जिसके ऊपर उंगली रख देता था वो जीत जाता था। 10 से 15 गांवों में उसका ऐसा दबदबा था कि एक तरफा वोट पड़वाता था। किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो वो उसके पास जरूर जाता था और इसी राजनीतिक संरक्षण का लाभ उसने हमेशा उठाया। पहले अपने चाचा के लड़के को जितवाया, खुद भी जीता, अपनी वाइफ को भी लड़वाया, जीत हासिल करवाई। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये दबदबा विकास दुबे की राजनीतिक इच्छा थी कि वो सीधे तौर पर अब राजनीति में एक मुख्य धारा में एंट्री ले और उसके लिए वो लगातार तैयारी भी कर रहा था। जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुका था, जिला पंचायत सदस्य था, सीधे तौर पर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। आज जो भी बयानबाजी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर कर ले, लेकिन सीधे तौर पर जब यही माफिया माननीय बन जाते हैं तो पुलिस के लिए कहीं ना कहीं कार्रवाई कर पाना संभव नहीं हो पाता है। क्योंकि तमाम तरीके के थाने पर फोन आने लगते हैं, तमाम तरीके के जांच अधिकारी के पास फोन आने लगते हैं और कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो ढीली हो जाती है। जब तक माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिलता रहेगा, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इस तरीके के कांड जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेंगे। इसमें आवश्यकता है कि सीधे तौर पर जो हिस्ट्री सीटर हैं उनका एक डाटा तैयार किया जाए, या तो उनकी जगह जेल हो या तो फिर जो भाजपा सरकार ने वादा किया था कि माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे, स्थिति वो लाई जाए कि वो उत्तर प्रदेश छोड़ दे। जी बिल्कुल। मैं ओम प्रकाश सिंह से एक सवाल लेना चाहूँगा। ओम प्रकाश सिंह, उत्तर प्रदेश की सियासत में पार्टी चाहे कोई हो, आपकी पार्टी हो चाहे कोई सी भी पार्टी हो, सारी सियासत पूरी अपराधियों से बिल्कुल गलबैयाँ करती है। तो आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं कोई शुचिता या कहीं राजनीति के बदलाव की बात होनी चाहिए? ना देखिए, अब आप लोग जो पैमाना रखे हो हम नहीं जानते हैं। हम लोग कभी समाजवादी के बारे में बहुत बहुत तरह की अफवाह उड़ी सत्ता से आने के बाद, लेकिन आप बता दीजिए कि राजनीति में वो कौन लोग हैं जिनको हम लोगों ने सर पर बैठाया। बहुत लंबी फहरिस्त है ओम प्रकाश सिंह ऐसे। अखिलेश यादव जी ने डीपी यादव जी के लिए खुलेआम जो आलोचना की और किसी सवाल पर समाजवादी पार्टी में जो सवाल खड़ा हुआ, माननीय अखिलेश जी ने अपने चेहरे को, अपनी सोच को कहीं ना कहीं जग जाहिर करने का काम किया। अब कोई घटना हो जाए उसको आप कहते हैं कि दुर्घटना को भी आप बड़ा गिरोह बना के बताइए। ऐसी बहुत सारी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। अगर आप खुद सोचेंगे एक बार तो आपको पता चल जाएगा। लिस्ट में तो आपको मेरा भी नाम होगा। तो यही एक सवाल है, यही एक सवाल है कि भारतीय लोकतंत्र से नहीं यदि हम लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करें, उल्लन देवी की हत्या हो जाए, राजा भैया के बाप पर पोर्टल लग जाए और हम विरोध कर दें, अगर हम पर रेलवे का वारंट हो जाए तो आप कह देंगे हम अपराधी हैं। तो अपराधी का पैमाना तो तय होना पड़ेगा। अपराधी का पैमाना तय हो जाता है, दिख जाता है कौन दुर्दांत अपराधी है और कौन राजनीतिक अपराधी है, कौन राजनीतिक। तो यही लेकिन दुर्दांत अपराधियों के लिए भी उत्तर प्रदेश की सियासत पूरे खुले दरवाजे रखती है। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश सिंह, एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। पुनीत मोहन, जिस तरह उत्तर प्रदेश की सियासत के सारी पार्टियों के दरवाजे अपराधियों के लिए खुले हुए हैं, उससे लगता है कि कहीं उत्तर प्रदेश में कोई जो एक ऐसी राजनीतिक शुचिता की बात है, कहीं इन दुर्दांत अपराधियों का अंत कभी हो पाएगा? देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से हर पार्टी की आज बयानबाजी हो रही है और एक दूसरे पर उंगलियां उठाई जा रही है, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि विकास दुबे आज का पैदा हुआ अपराधी नहीं था। 2001 से उसने अपराध करना प्रारंभ किया। हालांकि उससे पहले से वो अपराध कर रहा था, लेकिन 2001 में जब उसने पहला दुस्साहस किया था, जब एक राज्य मंत्री की थाने के अंदर घुस करके हत्या करी थी, भाजपा के वो राज्य मंत्री थे और उस समय सरकार भी भाजपा की थी, उसके बाद बसपा, उसके बाद सपा, एक लंबी लिस्ट है, उसके बाद फिर भाजपा। कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण यही एक करती है। सपा सरकार की अगर हम बात कर लें तो कुंडा में भी एक कांड हुआ था, जियाउल हक जिसमें शहीद हुए थे। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इस तरीके से अगर अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता रहेगा तो राजनीतिक स्वच्छता की बातें सिर्फ कागज पर अच्छी लगती है, लोकतंत्र की बातें सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई है और एक दूसरे पर उंगली उठाना कोई जवाब नहीं है, कोई सवाल नहीं है। सीधे तौर पर हर पार्टी को अपना कॉलर झांकना ही होगा। जी, तमाम उत्तर प्रदेश की सियासत में हर एक जो लोकतंत्र में सफ़ेदपोश जो व्यक्ति आ रहा है, जो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने है, जिसका एक अच्छा चेहरा दिखता है, लेकिन उसके हाथ जब खून से रंगे हुए दिखते हैं तब ऐसा लगता है कि जनादेश का भी मजाक है और लोकतंत्र का भी मजाक है। लेकिन जिस तरह आज जो पत्थर कहीं दिख रहा था बिचरू गांव में, उस पर जो नाम लिखा हुआ था और उसके एक दुर्दांत अपराधी के आगे श्री लगा हुआ था, तो कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय लोकतंत्र एक
एक ऐसा राजमार्ग है जो स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए अनुमति प्रदान करता है उन दुर्दांत अपराधियों को जो अपने फायदे के लिए जनसंहार करते हैं, लोगों जो समाज में पूरी तरीके से अपने आप को सिद्ध करने के लिए, अपने आप को अपना वजूद साबित करने के लिए, अपने वर्चस्व के लिए तमाम लोगों को मार देते हैं। लेकिन लोकतंत्र का रास्ता उनको सम्मान प्रदान करता है। यही इस लोकतंत्र का बहुत बड़ा मजाक है। और जो रात की घटना हुई है, जिस तरह एक दुर्दांत अपराधी ने सबसे पहले जो एसओ आए उनके संग बदसलूकी की, सरकारी हथियारों को छीन लिया, पुलिस के असले को छीन लिया, उसके बाद सीओ आते हैं, गांव की लाइट काट दी जाती है, गली में जहां गली में पुलिस घुसने वाली वहां जेसीबी खड़ी कर दी जाती है। ये तमाम बातें ऐसी है कि आखिर उन्हें इनपुट कहां से मिला और वो किस इनपुट पर काम कर रहे थे। तमाम चीज़ों की जांच होनी चाहिए। हालांकि सीएम योगी ने जिस तरह सांत्वना दी है परिवारों को, जो पुलिस के जो परिवार जो शहीद हुए हैं उन लोगों को, बिल्कुल पुनीत मोहन, ये जो तमाम बातें हैं कि जब आपको लगता है कि लोकतंत्र का रास्ता खुला हुआ है इन अपराधियों को बचाने के लिए, विकास दुबे जहां भी गया होगा कहीं ना कहीं तो उसने संपर्क किया होगा, तो अब लगता है कि कहीं उत्तर प्रदेश को जो बदलने की बात हो रही है, जो अपराधियों से मुक्त होने की बात हो रही है, जिसकी पूरी तरह कलई खुल चुकी है, क्या अब कहीं और एक नया रास्ता तैयार हो पाएगा? देखिए, सीधे तौर पे जब चुनाव आते हैं तो जो भी पार्टियां होती हैं वो बड़े बड़े वादे करती हैं कि कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा मजबूत होगी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हम कड़े कदम उठाएंगे। लेकिन विकास दुबे के में 2001 से और 2020 19 साल का ये कारवां है और 19 साल में 3 से 4 पार्टियां यहाँ पर सत्ताधारी रह चुकी हैं। बसपा रह चुकी, सपा रह चुकी, बीजेपी कब की और बीजेपी फिर आ गई। कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण जरूर प्राप्त होता है। भाषणों में जो बातें कही जाती है, अगर हकीकत में वो काम होने लगे और इन लोगों को संरक्षण न प्राप्त हो तो शायद आज जो हुआ वो ना होता और कहीं ना कहीं ये पुलिस की गिरफ्त में होता। सीधे तौर पर उसके ऊपर जब एक के बाद एक मुकदमे दर्ज हो रहे थे और गवाह मुकर रहे थे, कहीं ना कहीं बताया जाता है कि एक साठगांठ भी थी, क्योंकि चार्जशीट में भी खेल किया जाता था, कागजों को हल्का कर दिया जाता था जिससे उसको आसानी से बेल मिल जाती थी। कहीं ना कहीं साठगांठ निकल करके सामने आ रही है। उसी के बाद उसने इतना दुस्साहस कदम उठाया क्योंकि उसको लगा था कि एक बैकअप हमारे साथ में जो उनको बचा लेगा। सबसे बड़ी बात कि उसने एक फोर्स टाइप की तैयार कर रखी थी युवा लड़कों की जो आपराधिक प्रवृत्तियों का अंजाम देते थे, उसके नाम पर वसूली करना, हत्या करना, अपहरण करना, पूरा गैंग चला रहा था। लखनऊ से 80 किलोमीटर की दूरी पर है कानपुर और औद्योगिक नगरी है। अगर वहां पर ऐसा हो रहा है, एक आदमी बयान से मुकर रहा है, 2 आदमी बयान से मुकर रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता थी। उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार आई तो ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए गए, लेकिन सवाल यही उठता है कि इनके जैसे कुख्यात अपराधी कैसे एनकाउंटर में बच गए हैं और आज भी एनकाउंटरों का दौर चालू है। सीधे तौर पर पुलिस कहती है कि जो भी बदमाश है या तो वो जेल जाएगा या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग जाएगा। यही सूबे के मुखिया भी बात कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण निकल करके सामने आता है और जब भी इन पर कार्रवाई होती है तो एक सोर्स भरा फोन जरूर पहुंचता है, जिसका नतीजा ये रहा कि इनका जो कहीं ना कहीं जो मनोबल था वो बढ़ता चला गया और ये मनोबल ऐसा बढ़ा कि इन्होंने पुलिस के ऊपर हमला तो किया ही किया, साथ में हथियार भी लूट लिए। जी लेकिन पुनीत, अब एक प्रश्नवाचक इस बात पर भी लग गया है कि जो सीएम योगी कहीं अपराधियों के खिलाफ सख्त दिखते हैं और सख्ती दिखाते हैं, वो सख्ती भी अब खुल के सामने आ चुकी है कि कितनी सख्ती है अभी? देखिए, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आज के दिन योगी सरकार विपक्षियों के निशाने पर है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने साफ तौर पर एक ही प्रश्न पूछा है कि योगी जी कहते हैं कि सीधे तौर पर या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं या फिर जेल में हैं, तो फिर ये लोग कौन हैं जो इस तरीके की आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और आज कहीं ना कहीं भाजपा बैकफुट पर है क्योंकि जिस तरीके की घटना अंजाम दी गई है वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। और जिस तरीके के वादे किए गए थे, देखिए अभी सरकार को लगभग 3 साल पूरे हुए थे और एक बुकलेट भी छपी थी जिसमें कानून व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ था। पहली बार जब 1 साल पूरे हुए थे तब भी कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत कुछ कहा गया था। एनकाउंटर की एक लिस्ट गिनाई गई थी कि इतने कुख्यात अपराधियों का हमने एनकाउंटर किया, इतने लोगों को जेल भेजा। लेकिन सीधे तौर पे जिस तरीके से जिन अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, आज भी वो सफेद कॉलर करके आराम से घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस भी उन पर कार्रवाई करने से पहले सोचती है और जो गवाह होते हैं वो भी इनका राजनीतिक दबदबा देख करके, क्योंकि इनका आम लोगों जो राजनेता है उनमें आना जाना बना रहता है, राजनीतिक पैड बनी रहती है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं वो भी बैक हो जाते हैं। और सीधे तौर पर आज जो घटना हुई है, जो कल रात में घटना हुई है, सीधे तौर पर इस बात की गवाह है कि जो माफिया कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण जिनको प्राप्त है वो हर पार्टी में अपना जुगाड़ जरूर बना लेते हैं और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने में पीछे नहीं हटते हैं। जी
पुनीत, एक गहरा सवाल ये भी है कि जब आप तमाम अपराध के उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को देखेंगे और उन आंकड़ों वो कितने भी कम होते हुए आंकड़े हैं, लेकिन जब 8 पुलिसकर्मियों की शहादत को उसके सामने रखेंगे तो आपको लगता नहीं है कि वो सारे आंकड़े उनके सामने बौने हो जाएंगे और कोई सवाल नहीं उनके सामने कर सकता कि 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं और आप आंकड़े दिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं अपराध कम हो रहा है। वो आंकड़े कैसे खड़े रह पाएंगे इन पुलिसकर्मियों की शहादत के सामने? देखिए, आंकड़ों की बाजीगरी जो हर सरकार करती है वही बीजेपी सरकार भी कर रही है, लेकिन सीधे तौर पे आज 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। वो पुलिसकर्मी जो कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए बिना सोचे समझे सीधे तौर पर अपराधियों को पकड़ने निकले थे, और कहीं ना कहीं पुलिस के मनोबल पर भी सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं, और जिस तरीके से आपने आंकड़ों की बात करी, आंकड़े प्रस्तुत करे जा रहे थे कि इतने लोगों का एनकाउंटर किया गया, इतने लोगों को जेल भेजा गया, इतने हिस्ट्री सीटर जेल में है जो वर्षों से बाहर थे उनको जेल भेजा गया। अगर इस तरीके की आपराधिक घटनाएं होंगी और इस तरीके से अपराधी पुलिस पर हमला करने का प्रयास करेगा तो पुलिस के मनोबल पर भी सवाल उठता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के डीजीपी कहते हैं कि पुलिस का मनोबल कहीं से भी कमजोर नहीं हुआ है, जो भी दुस्साहसिक घटना करेगा उसको जरूर सजा दी जाएगी। और सीधे तौर पर आज जिनकी शहादत हुई है उन्होंने कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए अपनी शहादत दी है। सीधे तौर पर विकास दुबे, जब उनको जानकारी मिली कि वो अपने घर पर मौजूद है, बिना सोचे समझे वो वहां पर पहुंचे और कहीं ना कहीं विकास दुबे ने घेर करके कायरता पूर्वक एक हमला किया। वो लोग ऊंचाई पर थे और पुलिस वाले नीचे थे। जैसे ही वो लोग गाड़ी से उतरे उन्होंने फायरिंग झोंक दी और कहीं ना कहीं आधुनिक हथियारों का AK-47 तक का प्रयोग किया। इसी के चलते हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, लेकिन पुलिस के मनोबल में कहीं से कमी नहीं आई है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी का साफ तौर पर कहना है कि जो भी अपराधी हैं वो या तो जेल में होंगे या तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उन पर कठोरतम कार्रवाई करी जाएगी। जी, और अधिक जानकारी के लिए इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं राशिद सिद्दीकी। राशिद सिद्दीकी, तमाम ये जो घटना हुई है, ये जो वारदात हुई है, किस तरह अब क्या सूचनाएं निकल के सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह से आप जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं और यहाँ तक कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कानपुर पहुंचकर वहां पर जिस तरह से जो अभी जो घायल पुलिसकर्मी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और लगातार डीजीपी को उन्होंने एक फाइल बनाने को लिए कहा था, उनसे कहा था, उनको तलब किया गया था और लगातार उनसे शाम तक पूरी रिपोर्ट देने की बात की थी। हालांकि जो पुलिस है अब लगातार हर चप्पे चप्पे पर जो आरोपी है उसको पकड़ने का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन सवाल तरह के जो है सवाल उठते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से ये घिनौनी हरकत और कारनामा इस तरह का हुआ है तो जाहिर सी बात है इसमें राजधानी की अगर हम बात करें या उत्तर प्रदेश की पूरी हम बात करें तो कहीं ना कहीं से जो एक डर का और भय का माहौल बन गया है वो जनता के अंदर साफ तौर पे देखा जा सकता है। इसको लेकर अब कहीं ना कहीं से अब सरकार को सख्त होना पड़ेगा और इस तरह के जो अपराधी हैं जो काफी पूर्व नेता के करीबी होते हैं या मौजूदा नेताओं के करीबी होते हैं उनके ऊपर अब इनको सख्ती कदम उठाना पड़ेगा। शायद यही आज कारण है कि जिनकी वजह से आज जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं ये सारा ये मामला कहीं न कहीं से ऊपर लेवल से जुड़ा हुआ है। इसी को लेकर अब कहीं न कहीं से अब सत्ता को सत्ताधारी लोगों को भी अब सोचना चाहिए कि हमें किस अपराधी को अपने साथ रखना है या किस अपराधी को हमें अपने से दूरी बना के रखना है। अब इन सब सवाल लेकिन राशिद सिद्दीकी, सवाल ये खड़ा होता है, सत्ता जब सख्त थी तो फिर ये कैसे हुआ? जी बिल्कुल, अगर सत्ता ही नहीं सख्त थी, सत्ता अगर सख्त हुई होती तो शायद आज इतनी बड़ी घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया है शायद वो न दे पाता। क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में दर्जनों हत्याएं हुई हैं। 8 पुलिसकर्मी से लेकर 4 प्रयागराज हो चाहे मुजफ्फरनगर हो, तमाम राजधानी लखनऊ हो, तो तमाम ऐसी घटनाएं हैं। तो जाहिर सी बात है आज के दौर में जब पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कहाँ सुरक्षित हो पाएगी। तो इससे साफ तौर पर लग रहा है जो हिसाब से जो जिस तरह से यूपी की कानून व्यवस्था लग रही है पूरी तरह से लचर लग रही है। ना ही तो पुलिस के अंदर अपराधियों का खौफ भर पाई है, भले से तमाम इस तरह के जो एनकाउंटर हुए तमाम पुलिसकर्मी तमाम मुख्यमंत्री हिदायत देते हुए नजर आए। कई बार उन्होंने अधिकारियों से मीटिंग की इस बात को लेकर कि अपराधियों के अंदर भय पैदा हो और भय पैदा करने के लिए तमाम तरह के एनकाउंटर भी किए गए। लेकिन आज जिस तरह जो घटना हुई है इससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ना ही तो अपराधी के अंदर पुलिस का खौफ रह गया है और ना ही तो सरकार का कोई प्रेशर रह गया है, जिसका कारण कि आज हमें लखनऊ के अंदर उन 8 शहीद पुलिसकर्मियों को देखने को मिला। बिल्कुल राशिद सिद्दीकी, आपका धन्यवाद। पुनीत मोहन, आप लंबे समय से रिपोर्टिंग करते रहे हैं, तमाम तरह की घटनाएं आपने देखी हैं उत्तर प्रदेश में। एक तमाम तरह की अलग अलग तरह की घटनाएं होती हैं, अलग अलग तरह के अपराध होते हैं, लेकिन जब आप इस अपराध को देखते हैं, एक ऐसा जघन्य अपराध जहां पर पुलिस पूरे हौसले के साथ काम कर रही है, तमाम सुविधाएं पुलिस को मिली हुई हैं, लेकिन अंदर खाने की जब बात आती है और जब मामला खुल के सामने आता है
कि वही पुलिस जिसको मजबूत कहा जा रहा है, जिसको डायल 100 के नाम पर, नेटवर्क के नाम पर मजबूत किया गया है, जब इस तरह के हालात सामने आते हैं तो कहीं उसका मोरल डाउन नहीं होता? या आप जिन अधिकारियों से बात की होगी आपने दिन भर के दौरान, तो कहीं आपकी ये चर्चा हुई होगी कि आप पुलिस को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, फिर इस तरह के मामले सामने आते हैं, तो कहीं लगता नहीं है पुलिस का मोरल डाउन होता है इससे? देखिए, सीधे तौर पे इसमें दो बातें हैं। एक तो पुलिस का मुखबिरों पर से विश्वास उठ गया है, दूसरी बात कि मुखबिरों को ही पुलिस इस कदर अपने कार्यों में लिप्त कर लेती है। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं पहले मुखबिर पुलिस के लिए काम करते थे, अपराधियों का पता लगाते थे, लेकिन आज के समय में मुखबिर या तो जुआ खिलवा रहे हैं, या तो सीधे तौर पर दारू के जो अड्डे हैं वो चलवा रहे हैं। अवैध कार्य करने को उनको छूट दी जाती है क्योंकि वो पुलिस की मुखबिरी करते हैं, और सीधे तौर पर वो मुखबिरी पे ध्यान न देकर के अपने इन कामों में लिप्त हो जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, हाईटेक पुलिस को किया जा रहा है, आधुनिक संसाधनों से जोड़ा जा रहा है, लेकिन सीधे तौर पर एक कहीं ना कहीं जो अपराधियों के कार्य करने का भी तरीका है वो बदल रहा है। हमारी लंबे समय की देखिए, जो भी हमारे लोगों की रिपोर्टिंग रही है, जितनी मेरी जानकारी है, उसके हिसाब से कोई भी अपराधी पुलिस पर हमला तब करता है जब उसे पता हो कि उसके पीछे एक अच्छा खासा बैकअप है। यही विकास दुबे के मैटर में हुआ। उसको मालूम था कि उसके साथ एक फौज खड़ी है, उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, और कहीं ना कहीं पुलिस में भी उसकी अच्छी साठगांठ थी। क्योंकि अगर हम इससे पहले के मुकदमों की बात करते हैं तो कोई या तो गवाह उस मुकदमे से मुकर जाते थे, कोर्ट में पेशी होती थी, गवाह आते नहीं थे, या तो फिर मुकदमा ही नहीं लिखा जाता था, या फिर सीधे तौर पर जब कोई एप्लीकेशन लेकर के थाने पर जाता था उसको इनपुट मिल जाता था कि मेरे खिलाफ थाने पर एप्लीकेशन पहुंची है, और वो कहीं ना कहीं धमकाने का काम करता था। इतना लंबा उसका सफर रहा और इस तरीके की दुस्साहस घटनाएं उसने करी हैं। कहीं ना कहीं राज्य मंत्री को थाने के अंदर ही उसने उनकी हत्या कर दी। उसके बाद लगातार हत्या और हत्या के प्रयास के उसके ऊपर मुकदमे दर्ज होते रहे, और इस सबके बावजूद वो राजनीतिक संरक्षण पाता रहा। जिला पंचायत सदस्य का भी उसने चुनाव जीता, और कहा जाता है कि आसपास के जो 10 से 15 गांव हैं, जहां एक अच्छी खासी आबादी वास करती है, वहां पर उसका ऐसा दबदबा था कि जिसको चाहता था उसको जिता देता था। और इसी के चलते जो भी चुनाव लड़ते थे, जिस भी पार्टी के नेता, वो विकास दुबे के पास जरूर जाते थे, और इन्हीं राजनीतिक संबंधों का लाभ उठाते हुए विकास दुबे ने दर्जनों कब्जे कानपुर शहर में किए हैं, अवैध कब्जे किए हैं, लोगों को डरा धमका करके बिल्कुल पुनीत मोहन, वीरेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं समय, हमारे संवाददाता कानपुर से। वीरेंद्र सिंह, गोलियों से गूंज उठा कानपुर, जो कभी नदिया पार के गीतों से गूंजा करता था, वो कानपुर अब गोलियों से गूंज उठा, और कानपुर की फिजा जो बदलने का नाम ले रही थी वहीं पे आके टिक गई कि अपराध फिर खड़ा हो जाता है इस तरह सर उठाकर रात को 1:30 बजे। किस तरह अब पूरा परिदृश्य है वहां पर, क्या माहौल है वहां पर? हेलो जी वीरेंद्र, किस तरह का माहौल है? अभी पुलिस ने जो सर्विलांस लगाई है, 500 मोबाइल सर्विलांस पे लगाए हैं, रास्ते सील कर दिए हैं, सीमाएं सील कर दी हैं, लेकिन कहीं लग रहा है कि वो अपराधी कहीं पुलिस की जद में आ पाएंगे जल्दी से? जी, आपको बता दें कि विकास दुबे का आपराधिक इतिहास बहुत ही खतरनाक रहा है। एक बार पहले भी वो बिकरू थाने में ही घुस के संतोष हत्याकांड में नामजद हो चुका, बीजेपी के नेता थे वो। इसके ऊपर 60 मुकदमे हैं, और आपको बता दें कि ये वांछित अपराधी है। 25,000 का इनाम इसके ऊपर, और ये खुला घूम रहा था। अभी वहां का माहौल ये है कि मुठभेड़ पुलिस की जारी है, घेराबंदी जारी है, सीमाएं सील हैं, और उम्मीद है कि रात तक पुलिस उस इनामी बदमाश को मार गिराएगी। कहीं ये सूचना मिली है कि अब पुलिस के इकबाल को जिस तरह चुनौती दी गई है, तो पुलिस भी अब कहीं इस फिराक में है कि उसके इकबाल को जो चुनौती उस अपराधी ने दी है उसको कहीं धराशायी किया जाए। जी, कानपुर के एसएसपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि हमारे 8 जवान शहीद हुए हैं। इस तरह की जघन्य वारदात से हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत आहत हैं, और इसका बदला जरूर से जरूर लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल पुनीत मोहन, बिल्कुल आपसे एक सटीक और संक्षिप्त बात कि जिस तरह पुलिस के इकबाल को कहीं चुनौती दी गई है, कहीं पुलिस के इकबाल पर एक कटघरे में खड़ा कर दिया है, और उस कटघरे में खून ही खून बिखरा हुआ है। अब पुलिस के लिए चुनौती है कि कब विकास दुबे को मार गिराती है, कब उसे सलाखों के पीछे पहुंचाती है। जिस तरीके से विकास दुबे ने पुलिस के इकबाल को चुनौती दी, अब कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है कि जल्द से जल्द या तो विकास दुबे का एनकाउंटर हो जाए, या तो विकास दुबे पुलिस की हिरासत में हो, क्योंकि अगर वो फरार हो गया तो इससे जो दूसरे अपराधी हैं उनका भी मनोबल बढ़ेगा। देखिए, ये पहली बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में अभी भी तमाम अपराधी ऐसे हैं जो अपराध की दुनिया छोड़ करके राजनीति की दुनिया में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी उनका अपराध से वास्ता है। कहीं ना कहीं वो आज भी धमकी देने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनके नाम पर आज भी वसूली होती है। सीधे तौर पर पुलिस
पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 25,000 का इनामी था, लेकिन सीधे तौर पर पुलिस खुले वो घूम रहा था और पुलिस को मिल नहीं रहा था। उसके बाद जब पुलिस को पता चला, पुलिस उसको पकड़ने के लिए जाती है तो पुलिस के ऊपर वो हमला कर देता है। इतना बड़ा दुस्साहस वो किस तरीके से उठा लेता है, इतना बड़ा कदम वो कैसे उठाता है, कहीं ना कहीं पूरी उसे जानकारी थी। कहा जाता है कि किला नुमा उसका मकान था और उसकी एक फोर्स थी, एक नौजवान लड़कों की फोर्स थी जो पल पल की उसको अपडेट देती थी। उसको ये भी मालूम था कि उसके खिलाफ किसी ने थाने में एप्लीकेशन दी है और पहले उसे डराया धमकाया भी गया, लेकिन जब वो नहीं माना उसने FIR दर्ज कराई और पुलिस सीधे तौर पर उसको पकड़ने के लिए गई तो उसने फायरिंग झोंक दी। सीधे तौर पर जो पुलिस की कार्यशैली है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आधुनिकता से आप जोड़ रहे हैं एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जमीनी तंत्र पर काम करना होगा और ऐसे जो राजनीति में आ रहे हैं, जो गुंडे से माननीय बन रहे हैं, इनको आने से रोकना होगा, तभी जाकर के उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम हो पाएगी। बिल्कुल पुनीत मोहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में अपराध कम होने के आंकड़ों को जब खड़ा किया जाएगा और उनके सामने इन 8 पुलिसकर्मियों की शहादत को रखा जाएगा तो वह आंकड़े धराशायी होकर गिर जाएंगे। उत्तर प्रदेश को अभी और बदलना होगा, अभी सरकार को और सख्त होना होगा और पुलिस को और ज़्यादा मजबूत करना होगा। बहरहाल आप रखिए अपना कोरोना से ख्याल और देखते रहिए ANB न्यूज। सुपर डुपर इंटरेस्टिंग पैकेट गुरुग्राम की तन्वी यादव।